नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत फतेहपुर के साथ होगी। पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, ये सुनिए भी और समझिए भी कि किस तरीके से तीसरे चरण का आगाज हो गया और ये आगाज अब घमासान में तब्दील हो चुका है। सबको टीका लगा है क्या? आप क्या ये भारत सरकार ने आपकी चिंता की है कि नहीं की है? इतने बड़े संकट से आपको रक्षा कवच दिया है कि नहीं दिया है? इतना बड़ा सेवा का काम, इतना बड़ा पवित्र काम, सच्चे अर्थे मानव की जिंदगी बचाने का, मानवता का काम, लेकिन ये परिवारवादी क्या बोल रहे हैं? ये तो भाजपा का टीका है। भाइयों बहनों, आपको जब टीका लगाया तो किसी ने कहा था कि भाजपा का टीका है। अरे तो कोरोना से बचने का टीका है। जब यूपी के लोगों ने इनकी बात अनसुनी कर दी, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि टीके से दो लोग डरते हैं। टीके से दो लोग डरते हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरे ये टीका विरोधी लोग। रिकॉर्ड वैक्सीन लगवा ली तो अब इन्होंने क्या शुरू किया है कि सरकार, हमारा गरीब देश है, ये टीकों के पीछे इतना सारा खर्चा क्यों कर रही है? भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए सरकार ने खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मोदी कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपकी जिंदगी बचेगी तो मुझे आनंद होगा कि नहीं होगा? मुझे खुशी होगी कि नहीं होगी? आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, आपको मुझे इतना बड़ा पद दिया, मुझे आपके लिए काम करते रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब देखिए, ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके तैयार किया, लेकिन ये ऐसे राजनीति में लिपटे हुए लोग हैं, ऐसे परिवारवाद में फंसे हुए लोग हैं कि इनको टीके से भी समस्या, योगी से भी समस्या, मोदी से भी समस्या, टीके से भी समस्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र सरकार पिछले 2 सालों से गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश अपने नागरिकों की इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए। धनी देश, संपन्न देश, वे भी वो काम नहीं कर पाए, वो भारत जैसे देश ने करके दिखाया है। 2 साल तो फतेहपुर से पीएम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। कोरोना के टीके पर बोलते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहा है कि किसी भेदभाव के बिना तमाम लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है, लेकिन विपक्षियों को ये समझ नहीं आता। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताते हैं आपको, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार आजकल जोरों शोरों से चल रहा है और ये प्रचार अब तीसरे चरण की तरफ आगे बढ़ गया। प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है। इस चरण के चुनाव प्रचार में अब केवल 2 दिन का समय शेष रह गया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी के बबिना में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने अपनी पहली यात्रा बुंदेलखंड से शुरू की थी। तब मैंने कहा था कि हम बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे देंगे। अब वो एक्सप्रेसवे पूरा होने जा रहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि याद कीजिए, सपा सरकार में यहां अवैध कट्टे बना करते थे, यहां अराजकता थी, लेकिन अब बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना चल रही है। बीजेपी सरकार बुंदेलखंड में हर घर में जल देने का काम कर रही है। अब बस कुछ ही महीनों का इंतजार। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यही नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने दीजिए और सिंचाई की योजना को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का युवा रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा, बाकी लोग रोजगार के लिए बुंदेलखंड आएंगे और देने वाला बुंदेलखंड का युवा होगा। घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी, सबको पानी, पर्याप्त पानी और निर्बाध पानी आपको यहां पर बुंदेलखंड में हर गांव में हर घर तक पहुंचाने का कार्य कोई करना है तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। लोग कह रहे थे रोजगार रोजगार रोजगार, मैंने कहा देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनने दीजिए, डिफेंस कॉरिडोर को बनने दीजिए, सिंचाई के सभी परियोजनाओं को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का हमारा युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं, पूरा देश रोजगार पाने के लिए बुंदेलखंड में आएगा और देने वाला बुंदेलखंड का हमारा नौजवान होगा। हमारा बुंदेलखंड अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि एक बार फिर से हर बुंदेलखंड वासी कह उठेगा कि मेरा बुंदेलखंड तो सबसे प्यारा है, धरती से न्यारा है, स्वर्ग से भी न्यारा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना का। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए, क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे? क्या अखिलेश जी आए थे? क्या मायावती जी आई थी? दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी आई थी? तो जब ये आपका हालचाल नहीं ले सकते, संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन के लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना। सपा के समय होता क्या हो जाता, ये वैक्सीन के सब पैसा चार्ज करते, देते भी नहीं, वैक्सीन का निर्माण ही नहीं कर पाते। और अगर भारत सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही थी, सपा के लोग इसको भी ब्लैक मार्केटिंग कर देते कि नहीं कर देते? तो इन लोगों से कोई उम्मीद करते हैं क्या? हमने तो फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की बात की। भाइयों बहनों, वैक्सीन का परिणाम है तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव ने आज मैनपुरी के करहल में सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। मुलायम सिंह यादव ने यहां से पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी ही इस देश को मजबूत करेंगे। देश के युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। योगी सरकार ये नहीं कर रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में सपा सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। सपा संरक्षक ने यह भी कहा कि किसानों की खाद की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें, करहल में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। यहां से अखिलेश यादव पहली बार विधायकी लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट यानी कि अपोजिट में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा गया है। रोमांचक होती यहां की लड़ाई में आज बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उतरे। उन्होंने एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार किया और सपा पर जमकर हमला बोला। कहा जनसभा में कि यहां पर कमल खिला दो तो पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना। छठे ही दिन मैदान में आ गए और अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था
5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? क्या होगा? कमल जीतेगा ना। जनता की गरीबी है, बेरोजगारी है और सारे समस्या इनको कैसे हल किया जाए। किसान के सामने भी समस्या है, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए खाद और बीज इसकी सुविधा दी जाए और उसके बाद उनकी फसल की पैदावार को बेचने का प्रबंध किया जाए। इसलिए सारी समस्या है। तो आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारे किसान हैं तो किसान को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए, जिससे पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगी तो किसान की हालत सुधरेगी। तो आमने सामने का रण है और ये रण बेजोड़ नजर आता है। अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से मौजूदा स्थितियां करहल की देखने को मिल रही हैं, सियासी अखाड़ा इस समय उत्तर प्रदेश का करहल बना हुआ है। तीसरे चरण में सबसे हॉट सीट करहल ही है। आज अमित शाह भी पहुंचे हुए थे, मुलायम सिंह यादव खुद पहुंचे हैं, खुद अपने गढ़ में, जिसको कहते हैं मजबूत किला सपा का, वहां पर मुलायम सिंह यादव को उतरना पड़ा है। इसके पीछे क्या रीजन समझा जाए और ग्राउंड जीरो की तासीर क्या कह रही है? आदिकाल का क्षेत्र है। पहले मुलायम सिंह के गुरु यहाँ पे जो चुनाव लड़ते थे, बाद में ये सीट मुलायम सिंह को ट्रांसफर कर दी, तो मुलायम सिंह लड़ते रहे। फिर उन्होंने अपने एक सहयोगी को दी। फिर उसके बाद अब ये धीमे से सीट अखिलेश के पास यानी कि परिवार में आ गई है। और वहीं पे मुलायम सिंह के पीएसए रहे, सुरक्षा अधिकारी रहे एसपी बघेल भारतीय जनता पार्टी से उनके सामने है, अखिलेश यादव के सामने है। तो अब ऐसी स्थिति यहाँ पे बघेलों की संख्या काफी है, बघेल काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, लेकिन यादव भी हैं और मुस्लिम वोट भी हैं। तो जिस तरीके से और अनपिछड़ा भी है, तो अब जो जाति समीकरण अगर देखा जाए, तो जाति समीकरण के मुताबिक साफ तौर पर तो लगता है कि ये जो सीट है, तो पहले तो लगा था कि बहुत ज्यादा का संघर्ष होगा, लेकिन आज जब जैसा कि यहाँ पे जो माहौल था तो आपको बताते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ के लोगों से से बात की, तो जो साफ तौर पर दिख रहा है कि अखिलेश यादव सपा इस सीट पर कब से लगभग जीतती आई है, अगर आप ये तमाम दर्शकों के साथ साझा कर सकें तो बता दें। ये समाजवादी पार्टी लगातार जब से यहाँ पे समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में आया है, तब से लगातार समाजवादी पार्टी की ये सीट है। एक तो राज रहा समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती रही है। ऐसी स्थिति में अभी भी सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, और ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहूंगा कि आप अब ये सीट उन्होंने अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो ये समझा जाता है कि इस बार उनको उनके जनजाति क्षेत्र जनता मतलब किस तरीके से समर्थन देंगे, ये तो 10 तारीख बताएगी। लेकिन जो भीड़ अपने आप में कुछ प्रदर्शित कर रही थी। हालांकि यही कोई पास थोड़ी दूर पे अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के तरफ एसपी बघेल की वोट मांग रहे थे, तो ऐसी स्थिति में ताकत वहां भी भीड़ थी। लेकिन जो यहाँ पर उत्साह था लोगों को इनके पर, उससे साफ जाहिर है कि बंटवारा पूरी तौर से वोटों को हो चुका है। एक लंबा धारा एक तरफ है और दूसरा धारा दूसरी तरफ। जी पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात देवभूमि उत्तराखंड की करेंगे। वन विभाग बहादुराबाद शाखा ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके चलते अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर सहित तमाम वाहनों को सीज करने की कार्रवाई वन विभाग ने की है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में इस समय खनन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जिसके लिए शासन और प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। उसके बावजूद खनन माफियाओं की तरफ से अवैध खनन किया जा रहा है। वन विभाग उत्तराखंड हरिद्वार के बहादुराबाद रेंजर हर्षित पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त सभी वाहन अवैध खनन में लिप्त पाए गए हैं, जिसके चलते इन सभी वाहनों को सीज करने का काम किया गया है।
पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के योग ग्राम की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। पतंजलि योग ग्राम में इलाज और बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। फर्जी वेबसाइट के माध्यम से योग ग्राम में इलाज और कमरा बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी हो रही थी। तो वहीं इस वेबसाइट पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की फोटो लगाकर विज्ञापन भी जारी किए जा रहे थे। फिलहाल सिडकुल पुलिस ने शिकायत पत्र के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश भी की जा रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब इंतजार 10 मार्च का है, लेकिन भाजपा संगठन अब पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा में जुट गई है। हल्द्वानी में आज भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के मुताबिक विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर फीडबैक लिया जा रहा है। इसके अलावा पार्टी के अंदर जो लोग नए जुड़े हैं वो पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये लगातार सतत सक्रिय रहने वाला संगठन है। हम कहते हैं कि हम हमेशा केवल चुनाव के समय ही नहीं, हम चुनाव के अतिरिक्त 365 दिन किसी न किसी माध्यम से सक्रिय रहने वाले संगठन हैं। चुनाव संपन्न हुआ है, स्वाभाविक है, लोकतंत्र का महापर्व ये संपन्न हुआ है। तो इस महापर्व में संगठन ने जो जो भूमिकाएं तय की थी वो सब भूमिकाएं किस तरीके से हमने संपन्न की उसका अनुभव और एक फीडबैक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के समापन के साथ ही अब सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने नजर आ रही हैं। यहां एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायक अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस संगठन महासचिव मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके अपने ही विधायक अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो पार्टी दूसरों के ऊपर आरोप ना ही लगाए तो बेहतर है। उन्होंने हरीश रावत के हालिया में दिए बयान को लेकर तस्वीर साफ करते हुए कहा कि हरीश रावत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। भाजपा को तो इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके अध्यक्ष पर उनके वर्तमान विधायक सवाल खड़े कर रहे हों, उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हों, उन पे अपने उम्मीदवारों को हराने का आरोप लगा रहे हों, तो कांग्रेस की राजनीति में कहाँ इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो पहले अपना घर संभालें तब हमारी बात करें। हरीश रावत जी ने जो बात कही है वो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, बहुत सोच समझ के अपनी बात कही है और उनको कहने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात कहने का अधिकार भी है, अपनी बात मनवाने का भी अधिकार है। उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है। इन दिनों केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, जिस वजह से धाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, जबकि नदी भगवान की मूर्ति भी बर्फ से ढक चुकी है। धाम में बाबा बर्फानी ललित महाराज के साथ ही कुछ साधु संत ही मौजूद हैं, जो सुबह और शाम मंदिर के आगे बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ ही तपस्या भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी के कारण 6 से 7 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बाबा की नगरी में चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नंदी भगवान भी बर्फ से ढक चुके हैं और पिछले दिनों मंदिर समिति के कर्मचारियों ने केदारनाथ पहुंचकर नंदी की मूर्ति को नए वस्त्रों से ढक दिया, जिससे मूर्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।